पहली बात तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस दिशा में ये वॉर जा रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिगिन विद बहुत वीक था, क्योंकि इसराइल का उसमें कोई कॉन्फिडेंस में उसको लिया नहीं गया, और इसराइल ने लेबनान पे कभी भी सीज फायर इम्प्लीकेट नहीं किया, और वो एक प्राइमरी कटिंग एज मुद्दा था बिल्कुल। जिसके ऊपर ईरान हार्ड बाउंड था। दूसरा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर आईआरजीसी का ओवरथ्रो करके वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना, वो इनिशियली वॉर के इनिशियल में एक इग्नाइटिंग पॉइंट था। अब तो वो सब लोग भूल गए हैं। बिल्कुल। और ईरान में मेरे बहुत मित्र आते हैं ईरान से। मैं कैलिफोर्निया बेस्ड हूँ इस टाइम, सिलिकॉन वैली में। तो उनके फैमिलीज अभी भी वही हैं, और उनका ये मानना है कि डेफिनेटली दमन हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो ईरान से लोग विदेश जाते हैं वो अपनी सरकारों और अपनी चरमपंथी नीतियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो एक बायस है, जिसे हम साइंस में बायस बोलते हैं। अगर यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन उनका भी ये कहना है, जो ग्राउंड पे रिवोल्ट सरकारों के खिलाफ, आईआरजीसी के खिलाफ हो रहा था, जब से आयतुल्ला को असैसिनेट किया है, तब से तकरीबन तकरीबन 80 to 70% उसके अंदर ड्रॉप आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर भी प्रोटेस्ट हुए हैं और उनको जेलों में डाला गया है। वो जो 40,000 के आंकड़े देते हैं आपको, उसमें भी सत्य है, डिपेंडिंग हु यू लिसन टू। तो आईआरजीसी ने अपनी लोगों को बहुत दबा के रखा है, आयरन कर्टन है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगा जो अभी 14 कल लास्ट 48 आवर्स में जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर एक तो एक एयरक्राफ्ट जो कि एक रीजनल कमांड सेंटर टाइप सा प्ले करता है, जो रशिया से उड़कर आया था, और एक तरीके का सपोर्ट दिखा रहा है वो क्लियरली टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईरान, जिसका नाम है टुप्लोव 2U 214PU। और ये बेसिकली एडवांस्ड हार्डन इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट लिंक, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी। मैं खुद एआई के वर्ल्ड में काम करता हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो हाईटेक डिफेंस एनालिस्ट हैं, और पैलेंटियर एक कंपनी का नाम है, आप रिसर्च कर सकते हैं। उसका रोल ग्लोबल वर्ल्ड में इस टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो भी इसमें अब काफी इन्वॉल्व हुई है। और कल ही यूएस ने अपना वन ऑफ द कटिंग एज कोर्सियर ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल सी ड्रोन से आईआरजीसी की सबमरीन्स और मेंटेनेंस एरिया पे अटैक किए हैं। और जो अभी अभी आप बात कर रहे थे 60 डेज का अनऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मिलिट्री एक्शन, उसके खिलाफ यहाँ की सेनेट में बड़ी आवाजें उठ रही हैं। उसके तीन बड़े इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि जो ट्रंप की सपोर्ट मागा वोटर कोर बैंक है, और जो सेनेटर हैं रिपब्लिकन, उनके अंदर भी अब डिसेंट दिख रहा है। और ये बहुत क्लियर है, अगर आप उनके ट्वीट्स देखें। मैं कुछ हद तक रिपब्लिकन पार्टी से कनेक्टेड हूँ और था, तो मैं आपको उस एंगल से बताना चाह रहा हूं। तो वो डेफिनेटली रॉड हुआ है। दूसरी बात है, हमारे सेनेटर जो लेंजी ग्रेहम, जो अभी मर गए, बिल्कुल। जो यूक्रेन से आए थे, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी मृत्यु के ऊपर भी ईरान की जो प्रोपोगेंडा मशीन है, उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने उनको मरवाया है। मैं फिजिशियन हूँ। वो जिस बीमारी से मरे उसे आयोटिक डाइसेक्शन कहते हैं। 3 से 30 मिलियन लोगों को है अमेरिका के, अगर आप नॉर्थर्न अमेरिका में देखेंगे, 1% प्रेवलेंस पाया जाता है। जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, स्मोकर है, हाइपरटेंशन है, उसको वो होता है, और 70 की उम्र के बाद, और मेल में ज्यादा दिखता है। तो उनका तो पोस्टमार्टम में क्लियर आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो उसे क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री। तो ये बहुत ही ग्रसित मानसिकता है एक तरीके से। लेकिन ओवरऑल धीरज जी, अगर आप मेरा देखें। एक एक सवाल बीच में, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूं, लेकिन वही सवाल है कि जो आपने मुद्दे गिनाए, उससे तो यही समझ में आता है कि एक जो फेवरेबल माहौल ईरान में वहां की जो इस्लामिक रिजिम है उसके खिलाफ बना था। जो हमने प्रोटेस्ट देखे थे, हमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बाद में पूरे ईरान में हमने होते हुए देखा। उस वक्त में आपने जैसे कहा कि कई सारे लोगों को मारा भी गया, कई सारे लोगों को जेल में डाला भी गया, लेकिन इस वॉर ने उस पूरी मूवमेंट को कहीं ना कहीं क्रश कर दिया। एग्जैक्टली। लिंडसे ग्राम जी का आपने एग्जैक्टली। अभी उनकी बहन ने वो टेम्पररी तरीके से टेक ओवर किया है सेनेटर की सीट। करेक्ट। तो उन्होंने करेक्ट। भी पहले से कई सारे डेकेड से उन्होंने ये एक तरीके से वो एडवोकेसी कर रहे थे कि ईरान को क्रश करना चाहिए, वहां के रिजीम को क्रश करना चाहिए। लेकिन आखिर के दिनों में कहीं ना कहीं वो भी यही समझ रहे होंगे, हालांकि वो हार्डर मिलिट्री एक्शन के लिए प्रपोज कर रहे थे। जब भी एमओयू साइन हुआ था तब भी वो यही कह रहे थे कि वी शुड सी द एंड ऑफ इट, इस सारी चीज का एंड देखना चाहिए। लेकिन ट्रंप का करेक्ट। प्लान काफी ज्यादा अनस्टेबल नहीं लग रहा है कि कई बार वो इजराइल को सुनाते हैं, ईरान के लीडर्स को ग्रेट बोलते हैं, लेकिन दूसरी ही 24 घंटे में वो फिर से एंटी ईरान रेटोरिक फिर से स्टार्ट हो जाता है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं समराइज बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ। देखिए, बिल्कुल। अगर आप रिपब्लिकन कोर वोटर बैंक में जाएंगे, मीटिंग्स में मैं जा चुका हूँ, जाएंगे, तो वो क्लियर कट है जो आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया।
कि 50 साल से एक तरीके का नासूर है ईरान। दैट्स हाउ पीपल थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमें ईरान के अंदर ईरानियन लोग और ईरान की रिजीम, ये दो सेपरेट चीजें रख लीजिए। ईरान एज अ कंट्री सेपरेट रखिए, ईरानियन रिजीम एज अ सेपरेट रखिए। ईरानियन रिजीम जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो लोग आपको ये नहीं बोलेंगे ईरान की आर्मी एयरफोर्स ने, वो बात करेंगे कट्टरपंथी आईआरजीसी, इस्लामिक गार्ड, जिनकी मानसिकता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला, हूती को उठा लीजिए, हमास का सपोर्ट कीजिए। जो फिलिस्तीन में हुआ उसके खिलाफ अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हुए, मैं भी सपोर्ट में हूं कि फिलिस्तीन के लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अट्रॉसिटीज हुई, लेबनान में भी बहुत निर्दोष लोग मर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर एक काला पेज का इतिहास है, और ये कैलिफोर्निया जहां मैं बैठा हूं, हम सब शर्मिंदा हैं इस बात को लेके। दिस इज, देयर इज नो वे अराउंड इट। ये इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा हुआ है दो जगहों में, और हमसे हमारी फ्यूचर जनरेशन पूछेगी कि आपने क्या किया जब बेगुनाह लोग फिलिस्तीन में मारे जा रहे थे, और लेबनान में जो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता कि जो टेरर ग्रुप्स ईरान की आईआरजीसी सपोर्ट करती है, अपने लोगों को मारती है, जैसे आपने सही बात बोला। लेकिन ये समझना जरूरी है, वो जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे वो एक फ्रैक्शन ऑफ एजुकेटेड यंग यूथ थे, वो बिग मासेस नहीं थे अभी तक। ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस का मूवमेंट था। ऑल्दो वेस्ट मीडिया इसको डेफिनेटली दिखा रहा है कि बहुत बड़ी मास सपोर्ट थी, ऐसा टू ग्राउंड जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उन्होंने बताया ऐसा नहीं था। ये राइट। कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उससे पहले आपने बुर्का के ऊपर आपने देखा लड़कियों का जो रिवोल्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम के फाइट कर रहे थे। लेकिन जो गल्फ के अंदर ईरान ने ये जो कदम उठाया कि वर्ल्ड का 20% एनर्जी, खासतौर पे उन देशों का जिससे दूर दूर तक इस लड़ाई का लेना देना नहीं है, जो कि हरमूज पे डिपेंडेंट है, जिसमें नंबर 1 चाइना था, लेकिन चाइना की सिर्फ 15% था, और नंबर 2 पे भारत आता था। अब तो भारत ने डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को और महंगी जगहों से तेल खरीद रहा है, वो एक अलग दुनिया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी देश हैं जिनके ऊपर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के, जिनकी अब इकोनॉमीज ऑलमोस्ट स्टैगफ्लेशन और रिसेशन की कगार पे खड़ी हुई हैं, बिकॉज ऑफ दिस टेरर जो कि हरमूज पे इन्फ्लिक्ट हो रहा है। और मैं आगे आपका ध्यान ये इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा कि अब हूती का कनेक्शन रेड सी राइट। और जो सऊदी का तेल आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो वही बात है, बाब अल मंदाब भी अब कन्वर्सेशन में आ चुका है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेट। मैं कोचर सर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि इससे पहले तक ईरान वर्सेस यूएस, इजराइल का उसमें शामिल होना, लेकिन जो पीस इन द मिडिल ईस्ट, मुझे अभी भी वो ट्रू सोशल का उनका पोस्ट याद है ट्रम्प जी का, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस विल बी अ न्यू डॉन फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। तो क्या Correct. अब वो पीस इन द मिडिल ईस्ट से जाकर ये वॉर स्पाइरल आउट हो रहा है? कई सारे सऊदी अरेबिया, यूएई, वहां के बहरीन वगैरह, जॉर्डन, हर जगह से सारे देशों को कहीं ना कहीं वो ये पछता रहे होंगे कि क्या यूएस और इजराइल ने क्यों ये मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया फरवरी। देखिए, अबे एक चीज आपको इसी हम लोग एक यूएस पर्सपेक्टिव से जो भी डिस्कशंस है ना, वेस्ट मीडिया इतना पावरफुल है आज, वो राइट। लोगों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है। और हम जब भी बात करते हैं तो यूएस पर्सपेक्टिव एक डोमिनेंट रहता है हमारे माइंड, राइट। बिकॉज हमको 7 अक्टूबर का याद दिलाया जाता है। बिकॉज 7 अक्टूबर को जो हुआ और जिस तरीके से हमास ने इतने सारे लोगों को मारा, वो तो इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और जो भी इजराइल ने किया उसके बाद, तो वो उसका रिवेंज ही था। राइट। वो इसको रिवेंज को किस हद तक ले गए, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन बाय इटसेल्फ। तो इसको मेरा ये मानना है, देखिए, इसको ईरान और यूएस के बीच में बातचीत आपकी चल रही थी। इसको पहले भी अगर आप इसको पिछले साल भी 12 दिन की लड़ाई देखें, वो लड़ाई इसको किसने शुरू करी और किसने खत्म करी। सिमिलरली इसको इस बार भी अगर आप देखिए, ये लड़ाई किसने शुरू करी और किसने खत्म करी। अब व्हाट वाज द नीड ऑफ इसको लड़ाई को स्टार्ट करना, पहली चीज, बिकॉज इट्स, देखिए, लड़ाई, अगर मैं एक लड़ाई में जाता हूं, इफ आई एम अ मिलिट्री कमांडर, एंड अगर एक पॉलिटिकल एम इसको मुझे अगर दिया गया है, तो मैं उसको एक मिलिट्री एम में कन्वर्ट करता हूं। और वो उसको मिलिट्री एम में ऐसे मैं उसको कन्वर्ट करता हूं कि
मुझे एक एंड स्टेट नजर आना चाहिए। बिकॉज अगर मैं एक अच्छा मिलिट्री कमांडर हूं, अपने पॉलिटिकल बॉस का जो, अगर उसने मुझे अपना पॉलिटिकल एम दिया और मैं उसको कन्वर्ट करता हूं मिलिट्री एम, तो मुझे अपने पॉलिटिकल बॉस को बताना भी चाहिए कि इसका एंड स्टेट मैं इसको कहां तक लेके जाऊंगा और क्या मैं इसको एंड स्टेट, क्या मैं इसको हासिल कर पाऊंगा। जब आपका एंड स्टेट ही क्लियर नहीं हो, जब आपके माइंड में आपको पता ही नहीं कि इस लड़ाई को आपने कब खत्म करना है, तो उस लड़ाई में जाने की जरूरत, बिकॉज जब आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि ये इसको एंड स्टेट मैं इसको कब हासिल करूंगा, आपको उस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। अगर आप उस लड़ाई में जाएंगे, यू विल नॉट बी अ विनर। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स, जो इस चीज को फॉलो करते हैं। और इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि आज भी एंड स्टेट इज नॉट क्लियर। क्या आप इसको, ईरान को इसको तबाह करने की एक पोजीशन में है? क्या आपके पास लॉजिस्टिक स्टेमिना है इस लड़ाई को यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की तरफ इसको लड़ने के लिए? नहीं, बिकॉज ना तो अमेरिका के पास है और ना तो ईरान के पास है। तो इसको बेसिकली ये एक पावर स्ट्रगल बन गया, एक ईगोस की लड़ाई बन गई है कि भाई हम इसको मैक्सिमम। आज भी ट्रंप की स्टेटमेंट्स को देख लो, एक टाइम पे ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी पिछले 12 दिन की लड़ाई में दैट द एंटायर न्यूक्लियर पावर एंड फैसिलिटीज ऑफ ईरान हैज बीन ऑब्लिटरेटेड। यस, और वो पेंटागन ने उसको नकारा कर दिया, इसीलिए इतने सारे लोगों को इसको रिजाइन करना पड़ा, उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। और जो 6 जनरल रैंक के ऑफिसर्स have resigned from the US armed force because they did not agree कि भाई हमारे पास एंड स्टेट ही नहीं, हम क्यों लड़ रहे। they were not willing to go into this war। तो इसीलिए मैं ये डिस्कशन को लंबा नहीं खींचना चाहता, बट आई कैन टेल यू राइट फ्रॉम नाउ, ये जो शुरुआत भी हुई है लड़ाई की दोबारा, इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट। इसको कुछ नहीं हासिल होने वाला अमेरिका को, और इसको ना ही ईरान को कुछ हासिल कर पाएगा। तो इसको दोनों साइड, इफ यू आस्क मी, देयर नो विनर्स इन दिस वॉर, इस बोथ आर लूजर्स। बिकॉज इसको ना तो ईरान का एंड स्टेट आपका डिफाइंड और ना तो यूएस का, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो आपका मुद्दा ही नहीं था इस लड़ाई से पहले, आज वो मुद्दा बन गया। बिल्कुल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले सवालों पर ही आते हैं। डॉक्टर धीरज के पास चलते हैं। धीरज जी, ट्रंप का कहना है कि 20% वो टोल लेने वाले हैं, नाकेबंदी करेंगे वहां पर, और जो भी जहाजों का आवागमन होगा उनसे वो शुल्क लेंगे। ईरान का कहना है कि शुल्क हमें मिलना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा नियंत्रण रहा है। लेकिन ट्रंप जरूर ये बयान दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके सहयोगियों का समर्थन मिल नहीं रहा है। युद्ध में भी उनको कुछ खास समर्थन मिला नहीं था। अभी ब्रिटेन का बयान आया है, ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि बिना किसी टोल या शुल्क के स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना चाहिए, जैसे युद्ध से पहले खुला रहा था। आपके हिसाब से ट्रंप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? उनके इस प्लान के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? जी हाँ, देखिए ये बयान, इसको मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पे उसके तो मीम इस टाइम बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। और ट्रंप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल एक डिप्लोमेट नहीं है। हमारे में बोला जाता है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक वो सोचने से पहले बोल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम मेरे जान पहचान के बहुत जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं या सेनेट, उनको खामियाजा अब अपने पूल्स पे दिखाना पड़ रहा है। और दूसरी बात है, ट्रंप इज नॉट गोना बी री इलेक्टेड सेकेंड टाइम, तो उनका पॉलिटिकल वेल्थ जो है वो इट्स नॉट अ रियल डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फॉर हिम, लेट्स पुट इट दिस वे। तो कहने की ये बात है कि उनको इस टाइम सेकेंड टर्म इलेक्शन लड़ना नहीं है। तीसरी बात, हमारे जो मिड टर्म्स नवंबर में आ रहे हैं उसके अंदर डेफिनेटली उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। कैलिफोर्निया से पहले मैं पेंसिल्वेनिया में था और वो स्विंग स्टेट थी जिसने उनको जिताया था। मैंने बहुत करीब से इलेक्शन देखे हैं, मीटिंग्स में गया हूँ, रैलीज में आई हैव अटेंडेड, स्पोकन टू हंड्रेड्स ऑफ रिपब्लिकन्स जो मेरे अभी भी कनेक्ट में है।
तो काफी लोग इस टाइम डिसएन्चेंटेड है, पिछले अभी से नहीं, वॉर से भी नहीं, पिछले 8 से 9 महीने से जो पैटर्न्स चल रहे हैं। और बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जाना। देखिए भारत में थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे कोई भी जाके अपने सेनेटर कांग्रेसमैन से मिल सकता है, 200 लोगों की मीटिंग होती है, 50 लोगों की, आंसर देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं आप 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए, और वो बड़ा मुश्किल है इस टाइम कुल मिला के पार्टी की अगर आप बात करें। दूसरी बात है, वो अपनी डॉटर को आगे लाना चाह रहे हैं जिसकी पॉपुलैरिटी इस टाइम बहुत कम है। उनके सन इन लॉ को तो कोई पसंद नहीं करता अमेरिकन, अगर आप पॉलिटिकल मीडिया में देखें तो उनकी अपनी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिखाना चाहूंगा कि ट्रंप ने जो 20% का टोल की बात की है, वो उसी टाइप की बात है ग्रीनलैंड को लेना फॉर एग्जाम्पल। खैर मैं तो एक्चुअली ग्रीनलैंड के मुद्दे पे थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ द टोल, उसके अपने रीजंस है आर्कटिक का। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपका ध्यान एक तरफ दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो लड़ाई हुई है अभी तक, अभी भी नहीं, मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, $350 बिलियन का नुकसान अप्रोक्सीमेटली ईरान को हुआ है। अगर हम एक मेगा टैंकर से $2 मिलियन भी वसूल करें तो कई साल लगेंगे वो पैसा कलेक्ट करने के अंदर। अगर आप आज की डेट में कैलकुलेशंस करें तो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं $120 बिलियन के करीब जो ऑफिशियल है। इसके अलावा जो आप जानते थे एक ब्लैक फ्लीट था जो रशिया से और ईरान के ऑयल्स के जो क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू जा रहा था। और बिटकॉइन, मैं खुद इन्वेस्टर हूं, आई डोंट रिकमेंड पीपल, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिटकॉइन आप जानते हैं 130,000 से अब 64,000 पे है, तो काफी मनी उनका इवोपरेट हो गया क्योंकि ट्रांजैक्शंस उसमें हुई थी। ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर इथेरियम पे जाएं तो 5500 का 1700 पे मिल रहा है। तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा हिट ईरान को बहुत दोनों दिशाओं से हुआ है। और एक रे ऑफ होप थी कि जो पहले जो फ्रोजन एसेट है उसके $6 बिलियन हम रिलीज करेंगे, लेकिन उसका भी कुछ रे ऑफ होप ईरान को नहीं दिखा। तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन ईरान में बिल्ड होती जा रही है। और मैं आपका ध्यान दोबारा उस तरफ घुमाऊंगा, हूती क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप मुझे 1 मिनट दीजिए आपके दर्शकों के लिए, यमन का नॉर्दर्न अगर आप यमन देखें तो वो जो कंट्रोल्ड है, नॉर्थ वेस्टर्न जो यमन है जो रेबल्स के हाथ में है, जो मोस्ट ऑफ द आबादी को कंट्रोल करते हैं। और सदर्न जो है, जो कि वहां की एक तरीके की गवर्नमेंट है जो सऊदी बैक्ड है। और जो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न वेस्ट, उसके पास जो प्लेन आ रहा था ईरान से, जो एक जिसके अंदर काफी कमांडोज माने जा रहे थे और इक्विपमेंट आ रहा था, उस पे सना पे उन्होंने बॉम्ब किया ताकि वो दूसरी जगह जाए। इसके बाद हूती लोगों ने अपने मिसाइल दागे हैं सऊदी के ऊपर। और अब सऊदी की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स को देखें, अभी से नहीं, मैं पिछले कई हफ्तों से हैरान हूं कि सऊदी और यूएई इतना चुप क्यों है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स है दोनों के पास। F-15, F-16 बहुत अच्छे हैं और F-35 की भी कुछ उनके साथ डील्स हो रही हैं। अब मुझे दिख रहा है कि शायद सऊदी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और अगर हुआ तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी खतरनाक न्यूज होगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो पाइपलाइन है, सऊदी का ऑयल उन्होंने सिक्वेस्टर किया था हरमूज से हटा करके जो रेड सी की तरफ। तो रेड सी के पास भी जो हूती के रेबल कंट्रोल्ड है, उनके पास का जो एरिया है, वहां से आज की डेट में 25% ऑफ ग्लोबल, तकरीबन 12% ऑफ सप्लाई वहां से जा रहा है। लड़ाई से पहले 4.2 मिलियन टू 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन सऊदी का वहां से जाता था क्रूड ऑयल, और आज की दिशा में वो 70% बढ़ के 7.2 मिलियन बैरल प्रति डे वहां से जा रहा है। तो सऊदी की जो एनर्जी है, अगर वो चोक हो गई तो पूरे विश्व को 25% का एक ड्रॉप दिखेगा। और हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं क्रूड की कीमत 150 से 200 बैरल प्रति, और गैस की कीमत तकरीबन 40 टू 50 पर MMBTU हो सकती है, जो आज की दिन 15 से 20 ट्रेड होती है। तो कहने की ये बात है कि अगर आपको लगा कि हरमूज के बंद होने से अर्थव्यवस्था को झटका लगा था, तो अगर रेड सी भी बंद हुआ, जो हूती का एरिया है जिसके ऊपर अब स्ट्रेन दिख रहा है, ईरान ने यही चाह रहा है कि वर्ल्ड को दोनों तरफ से चोक करे, तो अर्थव्यवस्था के लिए और भी खतरनाक झटका हमें मिल सकता है। इसीलिए मुझे दिख रहा है कि नेटो अब इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रेड सी के थ्रू यूरोपियन यूनियन और यूरोप के कई देश, इंक्लूडिंग अगर आप इटली भी उठाइए, ग्रीस भी उठाइए, उनकी तरफ जो एनर्जी जाती है वो वहां से जा रही है। और सऊदी के पास बहुत पैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिक है, सऊदी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान के
उन्होंने अपना कुछ स्क्वाड्रन वगैरह भेजा था, लेकिन अब इंटरेस्टिंग देखने में ये लगेगा कि अब पाकिस्तान जो बोलता है वो करेगा, क्या उतरेगा लड़ाई में। अगर पाकिस्तान उतरा तो वेस्ट फ्रंट जो उसका ईस्ट फ्रंट है ईरान का, वो खुल जाएगा। तो ईरान के लिए मुझे कुछ तो संकट के बादल इस टाइम दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के लिए ये बहुत बहुत ही खराब न्यूज है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.